गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर यानी विद्युत धारा जनित्र। पहले इस चीज़ को समझोगे आप, फिर उसके बाद तभी ये समझ में आएगा। ये मैंने इसका प्रिंसिपल लिख दिया है, तो प्रिंसिपल को मतलब मेन है। अगर वो एग्ज़ाम में पूछे चाहे ना पूछे तो इसको एक बार ज़रूर समझ लो कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मैं इसको लिख रहा हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। इसको समझोगे क्यों, यही सिद्धांत जो है इसमें, यही प्रिंसिपल जो है इसके वर्किंग ऑर्डर में काम आएगा। तो देखो, जब एक, ये मैं बता चुका हूँ लेकिन रिपीट यूँ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वर्किंग ऑर्डर में ये काम आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हम एक सुचालक तार की कुंडली ए भी लेते हैं, एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक लेते हैं जिसके दो पोल होते हैं एन और एस। जब एन सिरे को चुंबक के बी सिरे की ओर लाते हैं तो मतलब इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी ये तो बल रेखाएं हो गई, और ये बल रेखा जो हैं वो किससे होकर गुजरती हैं, कुंडली से, यानी कॉइल से, पासेस थ्रू कुंडली कॉइल। तो ये जो है इसमें फौरन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप आ जाते हैं। तो विक्षेप आने का मतलब है कि यहाँ इसमें मतलब फ्लो करंट यानी धारा प्रवाहित होनी प्रारंभ हो जाती है। और इस जब चुंबक और कुंडली के बीच में रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ये जनरेटर कोई सा भी हो वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। क्या मतलब होगा इसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये इसका सिद्धांत है। अगर वो पूछे चाहे न पूछे लेकिन उसका सिद्धांत जरूर लिख करके आना है, क्यों नंबर डिवाइड रहते हैं तो उसमें पता नहीं चलता अपने को, स्टूडेंट को। तो इसलिए एक अलग से लाइन लगा के सिद्धांत लिख देना, और सिद्धांत ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो मैंने एक बार इसको रिपीट कर दिया है, हालांकि पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ, क्योंकि ये इसलिए रिपीट किया है कि यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल जो है वर्किंग ऑर्डर, जब मैं इसमें अल्टरनेटिव करंट जनरेटर यानी एसी में जब वर्किंग ऑर्डर समझाऊंगा तो यही सिद्धांत काम में आएगा। इसी सिद्धांत के ऊपर हम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन परिभाषा समझो, जनित्र यानी व्हाट इज द जनरेटर। अब जनरेटर क्या है, एक ऐसी विधि है जहां यांत्रिक ऊर्जा उसे दी जाती है। तो कॉइल जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है और एनर्जी उत्पन्न यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होती है। फिर समझो इसको, केवल जनित्र का बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ अभी। जनित्र दो प्रकार के होते हैं ना, तो दोनों में मतलब एसी और डीसी, एसी और ये डीसी। ये मतलब एसी क्या है, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, और ये क्या है, डायरेक्ट करंट जनरेटर है ये। तो जनित्र क्या है, जो विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किस ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले साधन को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले साधन को जनित्र कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये तो केवल जनित्र की परिभाषा है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले साधन को जनित्र कहते हैं। यानी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट डिवाइस इज कॉल्ड केवल जनरेटर। अब जनरेटर जो होता है क्या होता है, मतलब इससे हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। हम विवाह शादियों में जनरेटर लगवाते हैं, या लाइट चली जाती है तो जनरेटर लगे रहते हैं, तो उनसे हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो उसके जनरेटर का पहले वर्णन करने के लिए हम उसका कंस्ट्रक्शन यानी इसका क्या करेंगे, वर्णन
कंस्ट्रक्शन, पहले वर्णन करेंगे। अब इसके कंस्ट्रक्शन करने के लिए इसमें अगर मान लो तुमसे इसकी अल्टरनेटिव करंट ये मतलब केवल जनित्र की डेफिनेशन है। अगर मान लो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की परिभाषा पूछ ले तो तुम क्या तो केवल प्रत्यावर्ती की लिखना है, क्यों? ये जनित्र में तो कॉमन आ गई, यानी दो जनरेटर होते हैं, दोनों प्रकार के जनरेटर में केवल जनित्र की डेफिनेशन मैंने बताई थी। वो साधन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह जनित्र कहलाता है। अब जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? दो, एसी और डीसी। तो एसी अगर पूछ ले, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी, परिभाषा हालांकि वही होगी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का साधन किसको? वही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले साधन को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ और लिखना पड़ेगा। अब देखो फिर समझो, विच डिवाइस दैट मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजेज इन ईच इंटरवल, लेकिन विद्युत धारा का मान प्रत्येक चक्र में बदलता रहता है। यहाँ तक आएगा कौन? अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र। यहाँ पर आएगा विद्युत धारा जनित्र। फिर समझ लो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले साधन को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। इसमें धारा का मान जो है निश्चित समय अंतराल, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो है बदलता रहता है। इतना और लिख करके आना है जनित्र की परिभाषा के अलावा। जनित्र की परिभाषा में तो क्या था? केवल यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जरूर बदलता है, लेकिन धारा का मान और दिशा, धारा का मान व दिशा निश्चित समय अंतराल के पश्चात निश्चित समय अंतराल के पश्चात बदलती रहती है। बदलती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र कहते हैं। यानी इसी परिभाषा में, परिभाषा इसकी लिख करके आगे ये लिख दोगे। ये मतलब जो है इस जनित्र में विशेषता ये होती है कि धारा का मान और दिशा, वैल्यू ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन निश्चित समय अंतराल के, यानी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो है वो बदलती रहती, यानी चेंजेज होती रहती है। उसी जनित्र को हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। समझ में आ गई? अब इसका कंस्ट्रक्शन मैं लूँगा तो कंस्ट्रक्शन के देयर आर सो मैनी पार्ट ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो इसमें पहला भाग जो होता है वो होता है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब ये होता है फील्ड मैग्नेट, यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ये होता है पहला भाग। ये लिखा हुआ है, ए में लिखा है फील्ड मैग्नेट, तो ये लिखा है चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है? देयर इज ए टू पावरफुल मैग्नेट आर प्रेजेंट इन ए डिवाइस ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ एंड साउथ। दिस इज शेप ऑफ द यू शेप
और ये किस आकार की होती है? यू आकार की, यानी हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू शेप यानी घोड़ा नाल आकार, घोड़ा नाल आकार। तो इसको समझो, बनावट को फिर समझो, यानी कंस्ट्रक्शन, यानी इसकी बनावट में निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 होता है चुंबकीय क्षेत्र। मैंने ये बताया था कि मतलब इसमें 2 शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र ऑन, एन और एस होते हैं, जो हॉर्सशू शेप या घोड़ा नाल के आकार की होती है। यानी देयर इज ए 2 मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड एन और एस। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पावरफुल मैग्नेट, समझ आ गई। और देयर इज, यहाँ यूज जो की जाती है मैग्नेट, वो किस आकार की होती हैं? हॉर्सशू शेप के आकार की होती हैं, यानी इसे घोड़ा नाल आकार की कहते हैं। ये यू आकार की होती है, नंबर 1। नंबर 2 आर्मेचर और कॉइल। आर्मेचर और कॉइल का मतलब ये हुआ, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? आर्मेचर। आर्मेचर जो है नर्म और कच्चे लोहे का, किसका बना होता है? नर्म व कच्चे लोहे का बना होता है, लोहे का बना होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि ये कच्चे लोहे या नरम लोहे का क्यों बनाया जाता है? बिकॉज द चेंजेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन ज़्यादा होता है। क्योंकि जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन जल्दी होगा, धारा का मान भी हमें अधिक प्राप्त होगा। तो ये आर्मेचर जो है वो नरम व कच्चे लोहे का बना होता है। ये वाला हिस्सा जो है आर्मेचर है, इस पर जो है सुचालक तार की कुंडली, यानी कंडक्टिंग वायर, इस पर लपेटा जाता है और लपेट करके वो मतलब क्या बनाया जाता है? आर्मेचर और कॉइल। इसे कुंडली भी कह सकते हैं, आर्मेचर व अथवा कुंडली। इसको आर्मेचर तथा कुंडली भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब क्या बताया था मैंने? ये आर्मेचर और कुंडली जो है विच इज मेड ऑफ द सॉफ्ट एंड द रॉ आयरन एंड कास्ट आयरन भी कह सकते हैं, नरम और कच्चे लोहे की बनी होती है, जिस पर सुचालक तार की कुंडली लटकी रहती है। तो इसमें यहाँ पर ABCD इज ए आर्मेचर और वी नोन एज द अदर नेम ऑफ कॉइल, इसको दूसरे नाम कॉइल से भी जाना जाता है। अगर कोई यहाँ पर फिर समझ लो, अगर कोई ये पूछ ले कि आर्मेचर जो है वो सॉफ्ट या कास्ट आयरन या रॉ आयरन से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इससे विद्युत धारा का मान अधिक प्राप्त होता है। तीसरा पार्ट है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, अब जैसे यहाँ एक बात समझ लो, स्लिप रिंग समझने से पहले ये मैंने ये कुंडली बनाई है कॉइल, ये क्या है? कंडक्टिंग वायर, यानी सुचालक तार की कुंडली है। तो जहाँ से लपेटेंगे हम, यहाँ से लपेटा तो वन एंड यानी एक सिरा तो ये हो गया, और लपेटते लपेटते आर्मेचर पर जब आएंगे तो दूसरा सिरा वो हो जाएगा। धागा कोई लपेटे हैं हम पेन पर, तो जहाँ से लपेटा है वहाँ पर एक धागा का सिरा ये होगा और दूसरा कौन सा होगा सिरा? जहाँ लपेटना खत्म किया। तो ये स्लिप रिंग जो होते हैं, देयर आर 2 स्लिप रिंग अटैच विद द कॉइल। जो वन एंड से कनेक्ट रहता है वो सर्पिबल है, सर्पिबल है S1, सर्पिबल है S1 कहलाता है, और दूसरा कहलाता है सर्पिबल है S2। यानी ये 1 और 2 का मतलब क्या हुआ? मैंने बताई थी जो कुंडली होती है उसके 2 सिरे होते हैं, एक सिरे से सर्पिबल है जो है
जुड़ा रहता है, उसे शॉर्ट में कह दिया S1 यानी स्लिप रिंग है, और दूसरा सिरा जो होगा कुंडली का वो S2 यानी सर्फी वाले S2 जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? एंड ऑफ द कॉइल यानी कुंडली के अंतिम सिरों से। अब देखो फिर समझ लो, सर्फी वलय संख्या में 2 होते हैं, एक प्रथम तार के पहले सिरे से जुड़ा रहता है और दूसरा दूसरे तार के अंतिम छोर से जुड़ा रहता है। इन्हें क्रमशः सर्फी वलय स्लिप रिंग S1 या सर्फी वलय S1 और सर्फी वलय S2 के नाम से जाना जाता है। आफ्टर देन ब्रुश। अब ब्रुश क्या है? ब्रुशेस लिखा है यहाँ, लेकिन यहाँ ब्रुश लिख दिया है, तो ब्रुश ही लिखेंगे, क्यों? एक एक करके लिख रहे हैं, ये 2 यूज। तो इन विच डिवाइस 2 ब्रुशेस आर यूज्ड, यानी 2 ब्रुश B1 और B2 का उपयोग किया जाता है। ये ब्रुश किससे स्पर्श रहते हैं, किससे टच रहते हैं? S1 और S2 से। तो B1 ब्रुश जो है वो किससे अटैच रहता है? S1 से, और B2 ब्रुश जो रहता है वो किससे अटैच रहता है? S2 से। अब ये दोनों ब्रुशों का संबंध जो है एक्सटर्नल सर्किट में यानी बाह्य परपथ में लोड से होता है। ये लोड का मतलब है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? विद्युत धारा। रोटेशन के लिए इसमें शाफ्ट भी लगा रहता है। एक हिस्सा और लिख दें अगर हम चाहें, ई में क्या लिख दें? शाफ्ट। तो ये है रोटेशन यानी घूर्णन के लिए शाफ्ट भी लगा रहता है। ये देखो डायरेक्शन भी यहाँ समझ लो, मैंने 2 डायरेक्शन बताए थे, एक वामावर्त, एक तो बताया था वामावर्त और एक बताया था दक्षिणावर्त। इसका मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ और समझ लो, यानी ये घड़ी बनाई है मैंने, ये नंबर डाल दिए, ये अगर घड़ी की सुई जिधर घूमती है उधर ही घूमे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन का निशान लगा हुआ है। ये किसका लगा हुआ है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। अगर ये घड़ी की सुई जिधर घूमती है उसके विपरीत दिशा में घड़ी की सुई अगर रोटेट करे तो समझ लेना कौन सा है? वामावर्त, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये तो वो अलग चीज़ समझाई थी, क्यों इसमें काम आएगी। अब मैंने ये बताया था नंबर 5 ई शाफ्ट। शाफ्ट जो है कुंडली के संग अटैच रहता है, जिससे कि गति कराई जाती है। जैसे देखो तुमने जनरेटर जब चलते हुए देखा होगा, जब कोई मैकेनिक जो है उसको स्टार्ट करता है तो एक हैंडल डालता है उसमें, और डालता कहाँ पर है? जहाँ उसका आर्मेचर होता है, तो उसको वो रोटेट करता है, तो ये सीधे हाथ की तरफ घूम रहा है यानी दक्षिणावर्त। तो जैसे ही घूमता है वैसे ही मतलब जो है ये सारे पार्ट जो हैं एक्टिव हो जाते हैं और वर्किंग ऑर्डर के अनुसार विद्युत धारा प्राप्त होने लगती है, जिससे वो मशीन काम करने लगती है। फिर समझ लो, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र वह जनित्र है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसकी धारा की दिशा और डायरेक्ट धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। निश्चित समय के साथ धारा की दिशा बदलती रहती है। उस जनित्र को हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। अब ये देखो बनावट, बनावट इसके ये पॉइंट लिखे हुए हैं। नंबर पहले मैंने बताया था फील्ड मैग्नेट। यहाँ पर 2 शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ये चुंबकें जो हैं वो यू शेप में यानी घोड़ानाल आकार में होती हैं। नंबर 2 बताया था मैंने आर्मेचर है कुंडली, और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? एन और एस यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इनके बीच में एक सुचालक तार की कुंडली लगी रहती है। ये ढलमा लोहे यानी नरम लोहे के से बनाई जाती है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं या कुंडली कहते हैं। कुंडली क्यों कहते हैं?
क्योंकि इस आर्मेचर के ऊपर सुचालक तार की कुंडली को लपेटा जाता है। तो कुंडली के दो सिरे हो जाते हैं, तो वही कुंडली लपेटा हुआ जो लोहे का टुकड़ा है रेक्टेंगल यानी आयताकार आकार का, वो हमें आर्मेचर या कुंडली कहलाता है। तीसरा मैंने बताया था स्लिप रिंग। यहाँ स्लिप रिंग दो होती हैं और कुंडली के एक सिरे से S1 और दूसरे सिरे से S2 जुड़ी हुई रहती हैं। इनका मतलब ये हुआ। अब आते हैं ब्रुश। सर्पिबल S1 से जुड़ा हुआ ब्रुश कार्बन के बने हुए होते हैं या दूसरे अन्य कार्बन जैसे पदार्थ ग्रेफाइट वगैरह के भी बने हो सकते हैं। तो ये जो है सर्पिबल S1 से ब्रुश B1 अटैच रहता है यानी छूता है, और सर्पिबल S2 से ब्रुश B2 छूता है। अब मैंने लास्ट में बताई थी ये दोनों ब्रुशों का संबंध बाह्य परपथ में यानी आउटर सर्किट में किससे होता है? लोड से होता है। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होती है? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्राप्त होती है। लास्ट में मैंने बताया था रोटेशन के लिए या घूर्णन के लिए इसमें शाफ्ट लगा रहता है और ये दक्षिणावर्त होता है। अब मैं बताऊंगा इसका वर्किंग ऑर्डर यानी कैसे कार्य करता है। वर्किंग ऑर्डर यानी कार्यविधि, ये बहुत ध्यान से समझनी है। ये कैसे काम करता है जनरेटर, यानी जब विवाह शादियों में हम जनरेटर चलाते हैं तो वहाँ विद्युत आ जाती है, और विद्युत आने पर कैसे आती है उसकी क्रियाविधि में समझाने जा रहा हूँ। देखो एक बार वर्बली समझ लो पहले। जब आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत से उसे घुमाया जाता है, तो घुमाने पर क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया था? यांत्रिक ऊर्जा। अब देखो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा कोई भी हो सकती है। यांत्रिक ऊर्जा कोई भी हो सकती है। यांत्रिक ऊर्जा से क्या कराया जाता है? आर्मेचर का घूर्णन। आर्मेचर का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर जब घूर्णन करेगा, ये ध्यान रखना, ये ऐसे ही समझाऊंगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के मान में इसीलिए मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल समझाया था तुम्हें वापस, क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इससे क्या होगा? कॉइल के सिरे पर यानी कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत धारा। क्या उत्पन्न हो जाती है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब इस विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है? कुंडली जो है का डायरेक्शन, कुंडली का ये सिरा पर विद्युत धारा तो उत्पन्न हो गई, लेकिन ये कुंडली में मतलब कैसी होती है उस समय? दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसी घूमती है? दक्षिणावर्त घूमती है। और दक्षिणावर्त घूर्णन से क्या होता है? ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और समांतर, ये दो बातें अभी और क्लियर करके बताऊंगा। लंबवत व समांतर, ये दो अवस्थाएं आती हैं। किसकी? आर्मेचर की अवस्थाएं आती हैं। ये लंबवत। अब इसमें क्या होता है?
मैंने बताया था निश्चित समय अंतराल के पश्चात धारा की दिशा बदल जाती है। जैसे मान लो ये डस्टर है, देख लेना ये सिरा नीचे है, ये ऊपर है, ये देखो पहला आधा घूर्णन हो गया, हाफ राउंड ऑफ रोटेशन, हाफ रोटेशन हो गया किसका, कॉइल का। अब देखो ये ऊपर आ गया इसलिए आधा हो गया, और ये फिर घूम करके पहुंचा फिर आधा हो गया। तो इस प्रकार दो आधे आधे चक्कर हो जाते हैं, यानी एक पूरा चक्र यानी एक पूरा रोटेशन हो जाता है। तो क्या होता है, फर्स्ट नहीं हिंदी में लिखूं, प्रथम हाफ घूर्णन यानी रोटेशन, घूर्णन में क्या होता है, फ्लक्स की मात्रा घटती है, में फ्लक्स की मात्रा घटती है। ये पहला आधा घूर्णन है, घटती है। और धारा की दिशा जो है बाह्य परपथ में, इससे क्या होता है, धारा की दिशा बाह्य परपथ यानी एक्सटर्नल सर्किट, बाह्य परपथ में धारा की दिशा बाह्य परपथ में कैसी होगी, दक्षिणावर्त घुमाया तो दक्षिणावर्ती होगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, दक्षिणावर्त, ये होगी दिशा। अब अगला आधा घूर्णन आया तो इसमें ये भी समझ लो, धारा जो है, धारा की दिशा जो होगी वो ब्रुश B1 से किसकी ओर होगी, B2 की ओर, यानी ये कैसी हो गई, धारा की दिशा। अब देखना यहाँ ये पहला आधा घूर्णन हुआ है, अब अगले आधे घूर्णन में क्या होगा, ये निश्चित समय के बाद होगा। तो क्या होगा, निश्चित समय के बाद अगला आधा घूर्णन, यहाँ पे ये समझ लो पहला आधा हो गया ये और दूसरा आधा हो गया ये, दोनों मिलकर के एक चक्कर वो हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरे आधे घूर्णन में क्या होगा, निश्चित समय के बाद धारा की दिशा बदलती है। तो अगले आधे घूर्णन में जो है धारा की दिशा चेंज, धारा की दिशा बदलती है। अब ये बताओ जरा, धारा की दिशा बदल गई, पहले किधर थी, दक्षिणावर्त, पहले किधर थी, दक्षिणावर्त, अब कैसी हो जाएगी, वामावर्त, और वामावर्त हो जाएगी यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब ये उल्टी यानी B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है, और यही धारा जो है निश्चित समय के बाद बदलती है। निश्चित समय के बाद बदलने के कारण ये धारा कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अब एक चीज अलग से समझ लो यहाँ पर, पहले जब ये आर्मेचर घूर्णन करता है यानी रोटेशन करता है तो ये स्लिप रिंग जो है उसके संग घूमती हैं, स्लिप रिंग उसके साथ रोटेट होंगी, तो ये ब्रुश B1 और B2 भी S1 और S2 के बराबर संपर्क में आते रहेंगे, और इनके स्पर्श से यानी इनके फ्रिक्शन से, किसके फ्रिक्शन से, ब्रुश एंड स्लिप रिंग, इनके फ्रिक्शन से जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, जो कि बाह्य परपथ लोड में जाकर के एकत्रित हो जाता है। फिर समझो, देखो यहाँ से ये चीज़ नोट जरूर कर लेना, मैं पहले समझाऊंगा। इसमें कुछ शब्द ऐसे आए थे, यांत्रिक ऊर्जा, एक आया था लंबवत और समांतर। पहले यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत समझो। यांत्रिक ऊर्जा के जो स्रोत होंगे, यानी हमें तो एनी हाउ आर्मेचर को रोटेट करना है। अब आर्मेचर को रोटेट मैंने एक जनरेटर का बता दिया कि हैंडल लगा करके घुमाते हैं तो रोटेट हो जाएगा। अगर
हम पन विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्या है, पानी की धार गिराएंगे जिससे आर्मेचर रोटेट होगा। अगर मान लो हमारा कोई भाप है, जैसे परमाणु भट्टी होती है उसमें वेपर्स निकलती हैं, अगर वेपर्स को यहाँ टकराएं स्टीम तो वो भी यांत्रिक ऊर्जा है। कोल संयंत्र में यानी कोल प्लांट में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पर भी वेपर्स यानी पानी को गर्म करके वेपर्स प्राप्त की जाती हैं, उसको इस आर्मेचर पर हम टकराएं तो भी हमें क्या होगा, ये रोटेट होगा। तो सबसे पहले हम यांत्रिक ऊर्जा, किसी भी यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत से दो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में आर्मेचर यानी ABCD को हम क्या कराते हैं, घूर्णन करते हैं यानी घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं। नंबर 2 क्या होगा, जैसे ही ये घूमेगा वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। ये लिखा हुआ है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अब जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर वो फैराडे वाला लॉ समझो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के साथ ही कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और कुंडली जो है कैसी घूमने लगती है, दक्षिणावर्त यानी जिधर घड़ी की सुई घूमती है उधर घूमती है। अब ये अब आर्मेचर घूम रहा है, ये मैग्नेट क्या है, स्टेबल हैं, एक जगह स्थिर हैं। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के ये है जैसे नीचे हिस्सा, ये पहला आधा घूर्णन हो गया, पहला आधा घूर्णन हो गया। अब इसमें क्या है, लंबवत आती है। अगले आधे घूर्णन में जो है समांतर हो जाती है कुंडली। जब लंबवत होती है तब विद्युत धारा का मान लो होता है, यानी धारा इसमें जो है वो आर्मेचर का जो घूर्णन होता है उसमें पहले आधे घूर्णन में चुंबकीय क्षेत्र के ये लंबवत आती है, फिर कैसी आ जाती है, समांतर, यानी ये समांतर है और ये खड़ी हुई है लंबवत। अब इसके देखो जैसे ही घूर्णन प्रारंभ हो जाता है तो पहला आधा घूर्णन का बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट हाफ राउंड रोटेशन चेंजेस द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, यानी फ्लक्स की मात्रा जो है पहले घटती है यानी लो हो जाती है। किसकी मात्रा, किसकी वैल्यू, फ्लक्स की मात्रा। ये कौन से फ्लक्स हैं, चुंबकीय फ्लक्स। अब धारा की दिशा बाह्य परपथ में जो होती है वो कैसी होती है, दक्षिणावर्त। ये हमने ऐसी तरह से घुमाया था तो धारा की दिशा भी कैसा होगी, दक्षिणावर्त। और उस समय धारा जो है बाह्य परपथ में ब्रुश B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। अब निश्चित समय के पश्चात अब अगला आधा घूर्णन आएगा तो उस समय धारा की दिशा जो है वो बदल जाएगी। धारा की दिशा बदलने का मतलब है कि पहले जो दक्षिणावर्त थी अब कैसी हो जाएगी, वामावर्त। और धारा भी जो है ये B2 से B1 की ओर अर्थात B1 से B2 की ओर धारा प्राप्त होती है और ये धारा कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। यानी कौन सी धारा, तो मैंने शुरू में डेफिनेशन में यही बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले साधन को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले साधन को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं और इसमें धारा का मान और दिशा जो है निश्चित समय अंतराल के पश्चात बदलता रहता है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। अब जैसे ये यहाँ एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ जो किताब में नहीं है, जैसे ये घूर्णन होगा यानी आर्मेचर का रोटेशन होगा या आर्मेचर जो है रोटेट होगा, वैसे ही S1 भी घूमेगा, रोटेट होगा। तो S1 और S2 दोनों घूमेंगे क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं, कॉइल से। और ये जब घूमेंगे तो किस पर संपर्क, किससे रगड़ेंगे, किससे फ्रिक्शन होगा, B1 और B2 से, यानी ब्रश B1 और B2 से संपर्क में आ जाएंगे। और जैसे ही B1 और B2 पे रगड़ खाएंगे वैसे ही बाह्य परपथ लोड में धारा प्राप्त होगी और ये विद्युत धारा जो कहलाएगी वो प्रत्यावर्ती धारा यानी AC धारा कहलाएगी। इसी कारण इसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र
कहते हैं। अब कल के लिए मैं जो है इसके जो भारत में तुम भी देख करके आना, भारत में अधिकतर कितनी हर्ट्ज के जनित्र उपयोग में आते हैं, इसमें मतलब क्या है और इसके यूज और बताऊंगा। यानी जनरेटर के कौन सा यूज करें तो उसका उपयोग किया जाता है, यानी इसके उपयोग में जो है कौन कौन सी बातें विशिष्ट होती हैं तो उसके कारण इसका उपयोग किया जाता है। यानी इसकी डिपेंडेंसी कितनी बातों पर निर्भर है तो वो मतलब उसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।